नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, एसपीडी पब्लिकेशन का रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए रेलवे सामान्य अध्ययन की पुस्तक जिसमें कि विगत 31 वर्षों के हल प्रश्न पत्र को संकलित करके बनाया गया है। और यह पुस्तक जो है दोस्तों वो बिल्कुल अपडेटेड है, जो कि वर्ष 1992 से लेकर के 2023 तक के प्रश्नों को इसमें संकलित किया गया है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 1990 सीट्स हैं, जिसमें कि आरआरसी ग्रुप डी 2022 का जो एग्जाम हुआ था उन सभी तमाम प्रश्नों को भी इसमें संकलित किया गया है। और इस पुस्तक के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इस पुस्तक का मुख्य आकर्षण रहा है भारतीय रेल एक परिचय, उसके बाद में भारत और विश्व का भूगोल, भारत और विश्व का इतिहास, उसके बाद में भारतीय राज्य व्यवस्था, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान के तीनों पोर्शन जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं। उसके बाद में भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इसके बाद में बात करें तो भारत का एक परिचय दिया गया है, फिर विश्व के दर्शन करवाया गया है, और उसके बाद में समसामयिक घटना चक्र के भी प्रश्न इसमें संकलित किया गया है। दोस्तों, इसमें बात करें तो 1990 टोटल सीट्स हैं, और इसमें बात करें तो जनसंख्या 2011 के भी तथ्य इसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद में हमारे सौरमंडल, क्षेत्रीय सामान्य अध्ययन, उसके बाद में कंप्यूटर विज्ञान, मानव शरीर, कृषि एवं पशुपालन, और उसके बाद में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यह पुस्तक जो है वो केवल रेलवे ही नहीं बल्कि अन्य सभी जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी को कवर करने वाली पुस्तक है और बेहद ही कारगर है। दोस्तों, विशेषकर बात करें तो ये बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार दरोगा एसआई में भी इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, इसके बारे में कुछ और बात करें तो इसमें भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत में परिवहन, भारत में संचार व्यवस्था, उसके बाद में भारतीय उद्योग, भारतीय प्रतिरक्षा, उसके बाद में भारतीय बैंकिंग, फिल्म जगत, हमारी पृथ्वी, नोबेल पुरस्कार, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उसके बाद में भारत के पर्वत, पठार, मैदान, जलवायु, मिट्टी एवं नदियों से संबंधित भी इसमें प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद में बात करें तो इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। उसके बाद में 624 मॉडल सीट्स हैं, और उसके बाद में 351 विषयों का संग्रह किया गया है। तो इस तरीके से बात करें तो कुल मिलाकर के 1990 सीट्स हो जाते हैं इसमें, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पुस्तक के एक बार विषय सूची को हम लोग देखें तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो पुस्तक है दोस्तों सामान्य अध्ययन का, वो बिल्कुल पूर्णतः संशोधित संस्करण है, ये नवीन संस्करण है। और यह पुस्तक जो है वो सुचित कुमार सर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, जो कि एसपीडी पब्लिकेशन की है। इसके विषय सूची को देखें तो इसका विषय सूची जो है वो बेहद ही अधिक है, काफ़ी अधिक है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। फिलहाल इसे आप लोग एक बार देख लेंगे। इन सभी विषय सूची के बारे में डिस्कस करना उतना पर्याप्त समय के लिए कारगर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग पीछे के सेशन में कहाँ तक पढ़ाई कर चुके हैं। दोस्तों, इसके पिछले के सेशन में बात करें तो हम लोग कुल मिलाकर के बात करें तो भारतीय बैंकिंग तक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, जो कि 26वां अध्याय रहा था और पेज नंबर 13 रहा था। इसके बाद में आज हम लोग अपने सेशन को शुरू करने वाले हैं, जहाँ से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे भारत में संचार व्यवस्था से। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले एक बार मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले के वीडियो को आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि भारत में संचार व्यवस्था से संबंधित रहने वाला है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं भारत में संचार व्यवस्था के बारे में। इसका पहला पॉइंट कह रहा है कि रेडियो का प्रसारण वर्ष 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहने का मतलब है कि भारत में रेडियो के प्रसारण सेवा जो है वो वर्ष 1927 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन जो है वो वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद में सन 1957 ईस्वी से इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। कहने का मतलब है कि 1936 ईस्वी में जब भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ तब उसका नाम हुआ करता था दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो, और फिर उसके बाद में वर्ष 1957 ईस्वी से उसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। इसके बाद में इसका अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा, जिसे कि संचार सेवा भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत वर्ष 1837 ईस्वी से हुई थी, जो कि अंग्रेजों का कार्यकाल हुआ करता था, और अंग्रेजों के कार्यकाल में ही भारत में सबसे पहले डाक सेवा या संचार सेवा का शुरुआत हुआ था। इसके बाद में बात करें तो भारत का पहला डाक टिकट जो है वो कराची में वर्ष 1852 ईस्वी में जारी किया गया था, जबकि पहली अखिल भारतीय डाक टिकट जो है वो वर्ष 1854 ईस्वी में जारी हुआ था। कहने का मतलब है कि पहला डाक टिकट
पहला डाक टिकट कराची में 1852 ईस्वी में हुआ था, जबकि अखिल भारतीय डाक टिकट की बात करें तो इसकी शुरुआत ये हुआ था दोस्तों 1854 ईस्वी से। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, जबकि मनी ऑर्डर सेवा जो है वो हुआ था दोस्तों 1880 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है कि डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी, जबकि मनी ऑर्डर सेवा जो है वो 1880 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इसके बाद में भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा जो है वो 18 फरवरी वर्ष 1911 ईस्वी को प्रयागराज से नैनी तक हुई थी, जबकि भारत में डाक जोनों की संख्या 8 है। कहने का मतलब है कि पूरे के पूरे भारत में कुल मिलाकर के 8 जोन जो है वह डाक के जोन हैं। इसके बाद में पिन कोड जो है वो 15 अगस्त 1972 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, जबकि स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 ईस्वी से हुई थी। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में डाक जीवन बीमा का प्रारंभ अर्थात डाक जीवन बीमा का प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1884 ईस्वी में, और स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1986 ईस्वी में। जबकि रेल डाक सेवा के बारे में बात करें तो रेल डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1863 ईस्वी से, और भारत में प्रथम डाकघर जो है वो 1774 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही खोला गया था। इसके बाद में बात करें तो भारत में सबसे पहले टेलीग्राफ लाइन अर्थात तार सेवा की शुरुआत वर्ष 1851 ईस्वी में कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में ही हुआ था। दोस्तों टेलीफोन सेवा के बारे में बात करें तो टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई थी 1881-82 में, जो कि कोलकाता में हुई थी। उसके बाद में दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका जो है वो प्रतिमा पूरी हुआ करती थी। जबकि प्रसार भारती के बारे में बात करें तो प्रसार भारती का गठन जो है वो 1997 ईस्वी में हुआ था, और भारत का प्रथम समाचार पत्र रहा था दोस्तों बंगाल गजट, जो कि कोलकाता से 29 जनवरी वर्ष 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक J.A. हिक्की हुआ करते थे। कहने का मतलब है कि भारत में समाचार पत्र की शुरुआत हुई थी 19 जनवरी 1780 ईस्वी से। कहाँ से दोस्तों? तो कोलकाता से, और उस समाचार पत्र का नाम हुआ करता था दोस्तों बंगाल गजट, और ये बंगाल गजट जो है जिसके संस्थापक हुआ करते थे J.A. हिक्की, उन्हीं के द्वारा इस समाचार पत्र को शुरू किया गया था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को, जो कि कह रहा है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो था दोस्तों वो था उदंत मार्तंड का, और इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 30 मई 1826 ईस्वी को, जिसके संपादक हुआ करते थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 18 मई वर्ष 1988 ईस्वी से राष्ट्रीय चैनल शुरू हुआ था, और भारत में टेलीविज़न जिसे कि दूरदर्शन भी कहा जाता है उसकी शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी से दिल्ली में की गई थी। दोस्तों 1982 ईस्वी के बारे में बात करें तो 1982 ईस्वी में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण भी प्रारंभ हो गया था। कहने का मतलब है कि दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी 1959 ईस्वी से, और इस पर प्रसारण का जो शुरुआत है राष्ट्रीय प्रसारण के प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1982 ईस्वी से। जबकि डायरेक्ट टू होम अर्थात DTH सेवा की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 2004 ईस्वी को। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत संचार निगम अर्थात भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के बारे में। BSNL का फुल फॉर्म ही होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, और इसकी शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर वर्ष 2000 ईस्वी से। दोस्तों इसके बाद में MTNL की बात करें तो MTNL की शुरुआत अप्रैल 1986 ईस्वी में हुई थी, जबकि इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 ईस्वी में ही हुई थी। इसके बाद में सेलुलर फोन सेवा वर्ष 1995 ईस्वी में प्रारंभ हुई, और भारत में सबसे पहले STD सेवा की बात करें तो भारत में सबसे पहले STD सेवा की शुरुआत हुई थी 26 नवंबर वर्ष 1960 ईस्वी को, और ये कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी कानपुर और लखनऊ के बीच में हुई थी। इसके बाद में बात करें तो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा की बात करें तो ये सुविधा जो है वो पूरे देश में 20 जनवरी वर्ष 2011 ईस्वी से उपलब्ध हो गई, जिसके प्रथम चरण में हरियाणा इसका शुरुआत करता रहा था। इसके बाद बात करता हूँ भारत की सबसे बड़ी संचार एजेंसी की बात करें तो वह है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात PTI। कहने का मतलब है कि भारत का जो सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है वह है दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया अर्थात PTI, और इसकी स्थापना अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 27 अगस्त वर्ष 1947 ईस्वी को। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों भारत में उद्योग के बारे में। भारत में उद्योग से संबंधित पहला बात कह रहा है कि देश में पहला
इस्पात कारखाना की बात करें तो ये 1874 ईस्वी में कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल का क्षेत्र रहा है, उसमें बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। कहने का मतलब है कि देश में पहला लौह इस्पात की कारखाना जो है वो 1874 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया था। इसके बाद में बात करें तो बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना जो है अर्थात टिस्को, इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा साकची, झारखंड में ही स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि कह रहा है कि भिलाई इस्पात संयंत्र। दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई, जो कि दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ हुआ करता था, उसमें पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। कहने का मतलब है दोस्तों कि भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह है दोस्तों मध्य प्रदेश के भिलाई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में, और इसमें सहयोग करने वाला देश रहा था दोस्तों पूर्व सोवियत संघ। कहने का मतलब है कि पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ही भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी 1955 ईस्वी में। इसके बाद में राउरकेला के बारे में बात करें तो राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला ओडिशा में है। उसकी स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की गई थी। दोस्तों, ये राउरकेला या हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना जो है वो भी अकेले नहीं हुई थी, इसमें भी पश्चिम जर्मनी का सहयोग रहा था, और इसकी स्थापना वर्ष 1959 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद में बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जो कि दुर्गापुर में है वह पश्चिम बंगाल में है, और इसकी स्थापना अर्थात हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जिले में स्थित है। और इसमें बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थापना करने में सहायता किया था पश्चिमी जर्मनी, जबकि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में जो हुआ था पश्चिम बंगाल में, उसकी स्थापना करने में ब्रिटेन सहयोग दिया था। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखेंगे तो कह रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखाने की स्थापना जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के तहत हुई थी, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल रहा था 1956 से 1961 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार, जो कि अब झारखंड का हिस्सा हो चुका है, उसके बोकारो में ही हुआ था, जिसमें कि पूर्व सोवियत संघ सहायता प्रदान किया था। और यह जो बोकारो स्टील प्लांट है दोस्तों वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना वर्ष 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। दोस्तों, भारत में सूती वस्त्र बनाने का जो कारखाना है वो 1818 ईस्वी में ही कोलकाता में की गई थी, और ये की गई थी दोस्तों फोर्ट ग्लास्टर में। इसके बाद में बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद बात करें तो भारत में पहला सीमेंट कारखाना जो है वो मद्रास में ही वर्ष 1904 ईस्वी में लगाया गया, जो कि प्रथम प्रयास में असफल रहा था। इसके बाद में सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में लगाया गया, जो कि झारखंड का हिस्सा हुआ करता था, और ये लगाया गया दोस्तों वर्ष 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला उर्वरक कारखाना है वो सिंदरी झारखंड में ही शुरू हुआ था, जो कि वर्ष 1951 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में बात करें तो नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि अखबारी कागज़ जो है वो पर्याप्त मात्रा में नेपानगर में पाया जाता है, जबकि भारत में पहला तेल शोधक कारखाना जो है वो असम के टिकबोई में वर्ष 1901 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और भारत का सबसे जो प्राचीन और सबसे बड़ा सूती उद्योग जो है या कपड़ा उद्योग जो है वो है दोस्तों, कहने का मतलब है कि वो सूती उद्योग है। कहने का मतलब है कि भारत का जो सबसे प्राचीन और बड़ा उद्योग जो है वो है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद में बात करें तो भारत में जूट का जो पहला कारखाना है वो वर्ष 1855 ईस्वी में ही कोलकाता के रिसरा में स्थापित किया गया था, जबकि कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन जो है दोस्तों वो ढाका में है, जबकि जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, जबकि जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। इसके बाद में मुंबई के बारे में कुछ बात करें तो मुंबई को दोस्तों सूती वस्त्रों की राजधानी और अहमदाबाद को भारत का बोस्टन
जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा कोयम्बटूर की बात करें तो इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सारे के सारे उपनाम है दोस्तों। मुंबई का उपनाम है सूती वस्त्र की राजधानी। कहने का मतलब है कि मुंबई को सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है और अहमदाबाद को भारत के बोस्टन के नाम से जानते हैं, जबकि कानपुर का उपनाम है दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर और दक्षिण भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है कोयम्बटूर। इसके बाद में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल BHEL भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1964 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों तेल और प्राकृतिक गैस निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी, जबकि एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है दोस्तों वो है सिंदरी में। और फिरोजाबाद के बारे में बात करें तो फिरोजाबाद जो है वो कांच उद्योग के लिए एक प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोगों का फिल्म जगत। इसमें हम लोग फिल्म जगत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों प्रथम भारतीय फिल्म की बात करें जो कि मूक फिल्म के रूप में जाना जाता है राजा हरिश्चंद्र, और यह बना था दोस्तों वर्ष 1913 ईस्वी में। जबकि प्रथम भारतीय बोलती फिल्म की बात करें तो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म रहा है आलम आरा, जो कि वर्ष 1931 ईस्वी में बनी थी, जिसमें कि अभिनेत्री के तौर पर जुबेदा बेगम और निर्माता के तौर पर अर्तेशीर ईरानी ने उसमें काम किया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन जो है वो 7 जुलाई वर्ष 1896 ईस्वी को वाटसन होटल मुंबई में ही किया गया था। इसके बाद में भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म रही थी दोस्तों नूरजहां, जबकि प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला रही थी फातिमा बेगम, जिसे कि बुलबुल ए परिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और ये 1926 ईस्वी में थी। उसके बाद में बात करें तो स्वर्ण जयंती को मनाने वाली प्रथम फिल्म जो है दोस्तों वो है तुकाराम, तथा रजत जयंती मनाने वाली फिल्म रही है दोस्तों कपाल कुंटला। जबकि अगला पॉइंट कह रहा है कि पहली सिनेमास्कोप फिल्म वर्ष 1959 ईस्वी में बनी थी। गुरुदत्त की फिल्म रही थी दोस्तों जिसका नाम था कागज के फूल। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि 70 mm में बनी पहली भारतीय फिल्म रही है दोस्तों शोले, जबकि विदेश में प्रशिक्षित पहली भारतीय फिल्म रहा है दोस्तों तकनीशियन दादा साहेब फाल्के थे। इसके बाद में बात करें तो अगला पॉइंट है कि श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें कि दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, उनको भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि भारतीय सिनेमा के जनक के रूप में जाने जाते हैं दादा साहेब फाल्के, जिन्हें कि श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के के नाम से भी जाना जाता है, और इनके नाम पर दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का भी प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में बात करें तो वर्ष 1922 ईस्वी में पहली बार मनोरंजन कर जो है वो बंगाल सरकार के द्वारा लगाया गया था, जो कि 12.5% था। इसके बाद में बात करें तो प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह जो है वो 24 जनवरी वर्ष 1952 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, जबकि भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति रहे थे सत्यजीत रे, जिन्हें कि वर्ष 1992 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके बाद में पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म रही थी दोस्तों मिर्जा गालिब, और इन्हें सम्मानित किया गया था 1954 ईस्वी में। इसके बाद में गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम रहा था रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप, जबकि अगला पॉइंट है कि फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव जो है वो फिरोज शाह मिस्त्री को ही प्राप्त हुआ है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त, जिसका वास्तविक नाम रहा है फातिमा ए रशीदा थी। इसके बाद में बात करें तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्ष 1969 ईस्वी से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में बात करें दोस्तों तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो इसको पाने वाली प्रथम महिला रही हैं देविका रानी रोरी, जो कि वर्ष 1969 ईस्वी में ही इस पुरस्कार को प्राप्त की हैं, तथा प्रथम गीतकार रहा है दोस्तों, प्रथम गीतकार की बात करें तो वे रहे हैं मजरूह सुल्तानपुरी। इसके बाद में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो फिल्म जगत का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च
पुरस्कार है वो है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत वर्ष 1929 ईस्वी में हुई थी। जबकि ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वे है दोस्तों भानु अथैया। भानु अथैया को ही पहले महिला के तौर पर ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि वो फिल्म गांधी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में फिल्म टाइटैनिक के बारे में बात करें तो फिल्म टाइटैनिक ने वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर पुरस्कार को जीता था। और टीवी धारावाहिक है दोस्तों भारत एक खोज एक टीवी धारावाहिक है जिसके निर्देशक है श्याम बेनेगल। इसके बाद में ये जो भारत एक खोज एक धारावाहिक है दोस्तों, ये बेहद ही सुंदर और बेहद ही महत्वपूर्ण धारावाहिक है, खासकर उन सभी के लिए जो कि किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हों, क्योंकि इसमें भारत के बारे में संपूर्ण गतिविधि को बताया गया है, प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, कि भारत का परिदृश्य कैसा रहा था। और भारत की खोज जो है वो एक पुस्तक है जो कि स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से लिखा था, और उन्हीं पर यह जो धारावाहिक है उसको बनाया गया है दोस्तों। इसके बाद में बात करें तो भारत का जो प्रथम ऑस्कर पुरस्कार रहा है वह है दोस्तों गांधी फिल्म के लिए ही दिया गया, जिसका निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे, और तथा गांधी की भूमिका में वेन किंग्सले ने निभाई थी। कहने का मतलब है कि भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार जो है 1982 ईस्वी में फिल्म गांधी को ही प्राप्त हुआ था, और फिल्म गांधी जो है उसका निर्देशक करने वाले थे रिचर्ड एटनबरो, और उसके बाद में गांधी की भूमिका में किरदार निभाने वाले थे वेन किंग्सले। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। हम लोग का अगला टॉपिक है दोस्तों भारत में शिक्षा का विकास। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ था। इसका पहला पॉइंट है कि देश में प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पे काम किए थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कहने का मतलब है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही देश में पहले शिक्षा मंत्री का पद दिया गया था। जबकि भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 ईस्वी में, और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे वर्ष 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कहने का मतलब है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, और इसे चार्ल्स वुड्स डिस्पैच को 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद में बात करें तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात जो है वो है लॉर्ड मैकाले, और शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी बनाने के लिए मैकाले का विवरण जो है उसका विवरण पत्र रहा है, जो कि वर्ष 1835 ईस्वी में इसे जारी किया गया था। इसके बाद में शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया था, और 1882 ईस्वी में इस आयोग का गठन किया गया था। जबकि इसके बाद में सेटलर आयोग का गठन वर्ष 1917 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही खोला गया था। जबकि देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की बात करें तो भारत देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 26 जनवरी वर्ष 1982 ईस्वी को किया गया था। इसके बाद में इग्नू के बारे में बात करें, अर्थात इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जो कि जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी की स्थापना जो है वर्ष 1956 ईस्वी में हुई थी। जबकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद में बात करें तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत वर्ष 1888 ईस्वी में हुई थी, और भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव जो है वो कोठारी आयोग ने दिया था। कहने का मतलब है कि भारतीय शिक्षा का पैटर्न रहा था 10+2+3, अर्थात 10वीं क्लास, उसके बाद में इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन, और इसका सुझाव देने वाला एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग का नाम था दोस्तों कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने ही यह फैसला लिया था कि भारतीय शिक्षा जो है वो 10+2+3 के पैटर्न पर चलेगी। इसके बाद में बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम जो है वो वर्ष 1987-88 में लागू हुआ था। जबकि केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा के बारे में बात करें तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है दोस्तों, यह है हैदराबाद में। जबकि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में की गई थी।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के गठन की बात करें तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1902 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया था, जो कि इसका गठन किया गया था 1948-49 में। उसके बाद में भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना वर्ष 1951 ईस्वी में की गई थी। कहने का मतलब है कि IIT खड़गपुर जो है वो भारत का सबसे पुराना या सबसे पहला IIT संस्थान है। इसके बाद में भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है दोस्तों, वो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसकी स्थापना वर्ष 1847 ईस्वी में ही हुई थी अंग्रेजों के समय में। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में किया था। कहने का मतलब है कि फोर्ट विलियम एक कॉलेज है जिसकी स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कोलकाता में किया गया था वर्ष 1800 ईस्वी में। और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। दोस्तों जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा की गई थी, जबकि शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम जो है वो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी से लागू हुआ था। और इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगले पॉइंट को। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार के बारे में या नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल की पुण्यतिथि पर ही उसकी स्मृति में दिया जाता है, जिनका जीवन काल रहा था 1833 से 1896 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करें तो अल्फ्रेड ने वर्ष 1867 ईस्वी में डायनामाइट को खोजा था और नोबेल पुरस्कार जिसकी शुरुआत वर्ष 1901 ईस्वी में की गई थी उसका वितरण जो है वो प्रति वर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में तथा ओस्लो नॉर्वे में होता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है वो 6 क्षेत्रों में किया जाता है। कहने का मतलब है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और वो 6 क्षेत्र हैं। भौतिकी का क्षेत्र, उसके बाद में रसायन, शारीरिक विज्ञान या शरीर विज्ञान, उसके बाद में या चिकित्सा भी इसे कह सकते हैं, उसके बाद में साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। इन 6 फील्डों में ही नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद में बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्विस बैंक या रिक्स बैंक के द्वारा अपनी 3 सभी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वर्ष 1967 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और इसके बाद में 1969 ईस्वी में पहली बार रॉन्गर फ्रीस जो कि नॉर्वे में है एवं जैन टीन वर्नेज जो कि हॉलैंड है उनको प्रदान किया गया था। इसके बाद में बात करें तो अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस इसे भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसके बाद में बात करें तो स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर जो है वो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, जबकि बैंक ऑफ स्वीडन ये अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद अर्थात स्टोर्टिंग ये शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। इसके बाद में बात करें तो कारोलिन्स्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है वो शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है, जबकि भारत को पहला नोबेल जो है वो साहित्य के क्षेत्र में ही वर्ष 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि के लिए दिया गया था। या रविंद्रनाथ टैगोर को भारत में पहला नोबेल का साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये दिया गया था दोस्तों गीतांजलि के लिए, जो कि वर्ष 1913 ईस्वी में दिया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो पहले एशियाई व्यक्ति रहे थे जिन्हें कि यह पुरस्कार दिया गया था, अर्थात नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला की बात करें तो ये मदर टेरेसा रही थी, जिन्हें कि वर्ष 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर रहे थे दोस्तों अब्दुल कलाम। इसके बाद में विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन रहे थे, जिन्हें कि वर्ष 1930 ईस्वी में इस पुरस्कार से नवाजा गया था। इसके बाद में बात करें तो नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9.0 मिलियन स्वीडन क्रोनर जो कि 7.11 करोड़ रुपए की राशि हुई थी उसको दी गई थी। वहीं बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय वर्ष 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार जो है वो नहीं दिया गया था,
जबकि जबकि नोबेल नोबेल पाने वाली पहली महिला रही थी दोस्तों मैडम क्यूरी, और इन्होंने वर्ष 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता का खोज किया था। इसके लिए ही इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। जबकि अगला पॉइंट है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं, ये कंडीशन रखा जाता है। उसके बाद में अब तक बात करें तो अब तक केवल 2 बार ही 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जा चुका है। कहने का मतलब है कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले केवल और केवल 2 व्यक्ति ही रहे हैं। जबकि वर्ष 1974 ईस्वी में यह नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई रही थी, जो कि मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसे कि 2014 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। और ये नोबेल रहा था दोस्तों शांति के क्षेत्र में, या शांति का नोबेल पुरस्कार। कहने का मतलब है कि वर्ष 2014 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की सबसे कम उम्र की महिला रही थी दोस्तों, जिसका नाम था मलाला यूसुफजई। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों नरेगा एवं मनरेगा के बारे में। दोस्तों इससे संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि नरेगा अर्थात NREGA नरेगा का पूर्ण रूप होता है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट। दोस्तों नरेगा का पूर्ण फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त वर्ष 2005 ईस्वी को संसद में पारित होने के बाद ही 7 सितंबर 2005 ईस्वी को अधिसूचित किया गया था। कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात नरेगा जो है वर्ष 2005 ईस्वी का 25 अगस्त के दिन ही संसद में पारित किया गया, और जबकि इसके बाद में 7 अगस्त 2005 ईस्वी को यह अधिसूचित किया गया। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि इसका शुभारंभ 2 फरवरी वर्ष 2006 ईस्वी को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदालापल्ली गांव से हुआ था। जबकि 2 अक्टूबर वर्ष 1909 ईस्वी को नरेगा का नाम परिवर्तित करके मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इसके बाद में बात करें तो नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जो है वो जीन द्रोण जो बेल्जियम के रहने वाले थे उन्होंने किया था। जबकि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी 33% हुआ करती थी। इसके बाद में बात करें तो 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया था। जबकि इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है, और इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी भी मिलने की प्रावधान रखी गई थी। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि इस योजना के तहत कार्य की अवधि जो है वो 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना शामिल हुआ था। जबकि प्रथम चरण इसका रहा था 2006-07 ईस्वी में, और इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय चरण में 2007-08 ईस्वी में देश के 130 जिले शामिल किए गए थे। इसके बाद में जब इस अधिनियम का या इस नरेगा का जो तीसरा चरण चला था वो 2008 से और अब तक चल रहा है, जिसमें कि 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। वहीं वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना जो है वो अप्रैल 2008 ईस्वी से लागू है। जबकि वर्ष 2008 ईस्वी की बात करें तो 2008 ईस्वी में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया, और इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। दोस्तों इस योजना के बारे में और कुछ बात करें तो इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दी जाती है। कहने का मतलब है कि अगर वित्तीय सहयोग देना हो तो 100 रुपया में 90 रुपया होगा दोस्तों केंद्र सरकार का, जबकि 10 रुपया ही होगा केवल राज्य सरकार का। उसके बाद में बात करें तो मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात जो है वो 60:40 का है। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी के द्वारा किया गया था। जबकि वर्ष 2015 की बात करें तो 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है, और मनरेगा के कार्यात्मक इकाई है दोस्तों ग्राम पंचायत, जबकि लाभ प्राप्त करता है दोस्तों
परिवार। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का भारत में मुद्रा प्रणाली। इसमें हम लोग भारत में मुद्रा प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है कि भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है दोस्तों रुपया, जबकि आरबीआई की मौद्रिक नीति का नाम है नीतिगत दस्तावेज। और रुपया नाम का सिक्का पहली बार जो है वो शेर शाह सूरी के द्वारा ही लगभग 1542 ईस्वी में जारी किया गया था। जबकि भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन जो है वो 1806 ईस्वी में तथा कागजी मुद्रा का या करेंसी का प्रचलन की बात करें तो वो हुआ था 1862 ईस्वी में। इसके बाद में बात करें तो भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली 1 अप्रैल वर्ष 1957 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, जबकि मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार हुआ है। वो हुआ है दोस्तों वर्ष 1949 में, 1966 में और फिर 1991 ईस्वी में। ये 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है। जबकि भारत में सिक्कों की टकसाल की बात करें तो वह है मुंबई में 1830 ईस्वी में और हैदराबाद में 1903 ईस्वी, जबकि कोलकाता में 1950 और उसके बाद फिर नोएडा में 1889 ईस्वी में स्थापित की गई। इसके बाद में बात करें तो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये के नोट जो हैं वो करेंसी नोट फ्रेस है जो कि नासिक महाराष्ट्र में छपती है। इसके बाद में बात करें तो देवास, कहने का मतलब है दोस्तों एक बार फिर से इसे समझेंगे कि नासिक महाराष्ट्र में कौन कौन सी नोट छपती है। तो दोस्तों नासिक महाराष्ट्र में नोट छपती है 10 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये की और फिर उसके बाद 500 रुपये की। ये 4 प्रकार के नोट जो हैं वो नासिक महाराष्ट्र में छपती है। जबकि देवास जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और वहाँ पर बैंक नोट प्रेस जो है वो 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये मूल्य वर्ग के नोट छापती है। जबकि बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज का उत्पादन जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। जबकि बात करें तो 1 रुपये के नोट और उसमें कम राशि के करेंसी सिक्के जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, जबकि 1 रुपये से अधिक की राशि के नोट जो हैं वो उसके सिक्के आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। कहने का मतलब है कि 1 रुपया का नोट और उससे कम राशि के जितने करेंसी सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपया से अधिक का जो राशि के नोट होते हैं उन्हें आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद में 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव और 1 रुपये से अधिक के सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि नोट निर्गमन के न्यूनतम कोष प्रणाली को अक्टूबर वर्ष 1956 ईस्वी में अपनाया गया था, जबकि ग्रेशम का नियम जो है वो मुद्रा प्रचालन से संबंधित है। इसके बाद में प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड कहलाता है। दोस्तों प्लास्टिक मनी की बात करें तो ये क्रेडिट कार्ड कहलाता है, जबकि मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत जो है वो बढ़ जाती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसके बाद में बात करें तो भारत में मुद्रास्फीति की माप जो है वो थोक मूल्य सूचकांक अर्थात WPI के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 रहा है। वहीं बात करें तो मुद्रास्फीति में ऋणी या लेनदार को लाभ होता है, जबकि मुद्रास्फीति जब होती है तो देनदार को हानि हो जाता है। इसके बाद वाले पॉइंट को देखें तो इसके बाद वाला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि 11 देशों ने सर्वप्रथम 1 जनवरी वर्ष 1999 ईस्वी को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में अपनाया, जबकि वर्तमान में यूरो जो है वो 19 देशों की मुद्रा है। वहीं बात करें तो भारत के बारे में तो भारत जो है वो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पर व्यय करता है, जबकि भारत जो है वो सबसे अधिक विदेशी मुद्रा जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद की निर्यात से प्राप्त करता है। इसके बाद में बात करें तो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा कोष जो है वो चीन के पास में है, जबकि सबसे अधिक महंगी मुद्रा जो है वो है दोस्तों पाउंड स्टर्लिंग। जबकि भारत ने वर्ष 1947 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF की सदस्यता प्राप्त की थी और 15 जुलाई वर्ष 2010 ईस्वी को भारतीय मुद्रा को नया चिन्ह र जो कि इंग्लिश और देवनागरी दोनों का मिलान है दोस्तों, दोनों का मिला जुला असर है, उसका डिजाइन करता थे दोस्तों D उदय कुमार। इसके बाद में बात करें तो अगला टॉपिक है हम लोग का कला एवं संस्कृति से संबंधित। इससे हम लोग कला और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों भरतनाट्यम दक्षिण भारत अर्थात तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसे कि विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब है कि भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है वो महिलाएं ही कर सकती है, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बाद में बात करें तो
भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली जो है वो है दोस्तों कर्नाटक संगीत कहलाती है, जबकि कर्नाटक संगीत का जनक पुरंदरदास को माना जाता है। उसके बाद में त्यागराज मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री जो है वो कर्नाटक संगीत के त्रिरत्न कहलाते हैं। इसके बाद में भरतनाट्यम के प्रमुख घरानों की बात करें तो भरतनाट्यम के प्रमुख घराना रहा है मैसूर घराना, उसके बाद में तंजौर, कांचीपुरम और उसके बाद में पंडलनडूर। ये सारे के सारे जो हैं वो भरतनाट्यम के प्रमुख घराने हैं। जबकि लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सभी के सभी जो हैं वो भरतनाट्यम के कलाकार हैं। जबकि कथकली के बारे में बात करें तो कथकली जो है वो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और कथकली के गीतों की भाषा है दोस्तों मलयालम। जबकि कथक की बात करें तो कथक जो है वो है दोस्तों उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य शैली। और इसके बाद में बात करें तो पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी जो हैं वो कथक के प्रमुख कलाकार हुआ करती हैं। जबकि कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसके बाद में बात करें तो बलतोल नारायण मेनन, आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी ये सभी के सभी जो हैं वो कथकली के कलाकार हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि ओडिसी नृत्य शैली जो है वो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य शैली है। जबकि सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, उसके बाद में डोना गांगुली का संबंध रहा है ओडिसी नृत्य से। और भारतीय नृत्य या भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 9 रस होते हैं दोस्तों। मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है, जबकि यक्षगान जो है वो कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके बाद में मयूरभंज की बात करें तो मयूरभंज का छाओ युद्ध संबंधी नृत्य है, जबकि यक्षगान में नृत्य और गान का संगम होता है। जात्रा की बात करें तो जात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। जबकि सबसे पुराना या प्राचीनतम वाद्य यंत्र की बात करें तो वो बीड़ा है दोस्तों। राग भैरवी जो है वो प्रातः काल में गाया जाता है। और एक और राग है जिसका नाम है मियाँ की मल्हार, और मियाँ की मल्हार जो है वो तानसेन की रचना है। और हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो वे बांसुरी वादक रहे हैं। कहने का मतलब है कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। और वहीं बात करें बिस्मिल्लाह खान के बारे में तो कौन नहीं जानता दोस्तों बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई के लिए प्रसिद्ध हैं या वे शहनाई वादन से संबंधित है। इसके बाद में अमजद अली खां की बात करें तो अमजद अली खां जो है वो प्रसिद्ध सरोद वादक रहे हैं, जबकि शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है। इसके बाद में सितार का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है, जबकि पंडित भीमसेन जोशी जो हैं वो गायन से संबंधित हैं। इसके बाद में मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो उड़ीसा में है और लिंगराज का मंदिर उड़ीसा भुवनेश्वर में है। जबकि खजुराहो का मंदिर है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जो कि नागर शैली के अच्छे उदाहरण है। कहने का मतलब है कि सारे के सारे अर्थात मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, उसके बाद में खजुराहो के मंदिर ये सभी जो हैं वो नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं। और नागर शैली के विकास की बात करें तो नागर शैली का विकास हुआ है दोस्तों गुप्त काल में, जबकि गांधार शैली का विकास हुआ था कुषाण काल में। इसके बाद में बात करें तो कांची का कैलाश मंदिर, उसके बाद में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर और तिरुपति मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली के अच्छे उदाहरण है। इसके बाद में दोस्तों नागर और द्रविड़ शैली के मिश्रित रूप को ही बेसर शैली कहा जाता है। जबकि होयसलेश्वर अर्थात हेलेबीड, उसके बाद में वैष्णव मंदिर, वृंदावन, ये सभी के सभी जो हैं वो बेसर शैली के उदाहरण है। इसके बाद में मधुबनी चित्रकला की बात करें तो मधुबनी चित्रकला जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है, जबकि बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। सरोद की बात करें दोस्तों तो सरोद में कुल मिलाकर के 19 तार होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों विमुद्रीकरण के बारे में। विमुद्रीकरण से संबंधित पहला पॉइंट कह रहा है कि जब सरकार पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है तो इसे विमुद्रीकरण कहते हैं। और विमुद्रीकरण करने का मुख्य कारण है दोस्तों कालाधन, भ्रष्टाचार, नकली नोट और आतंकवादी गतिविधि पर अंकुश लगाना। जबकि भारत में अभी तक तीन बार वर्ष 1946, 1978 और फिर उसके बाद में वर्ष 2016 ईस्वी में तथा स्वतंत्र भारत में केवल 2 बार वर्ष 1978 और 2016 ईस्वी में विमुद्रीकरण हुआ है। कहने का मतलब है कि 3 बार में 2 बार स्वतंत्रता के बाद में और एक बार वर्ष 1946 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब भी एक बार विमुद्रीकरण किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम 12 जनवरी वर्ष 1946 ईस्वी को आरबीआई के गवर्नर सीटी देशमुख के द्वारा ब्रिटिश शासन में ही 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था, जिसे कि वर्ष 1954 ईस्वी में पुनः शुरू किया गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि दूसरी बार 16 जनवरी वर्ष 1978 ईस्वी को आरबीआई के गवर्नर रहे थे आईजी पटेल। उनकी अध्यक्षता में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही 1000, 5000 और 10,000 के नोटें जो है वो बंद कर दिए गए थे। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में कह रहा है कि वर्ष 1987 ईस्वी में पुनः 500 रुपये के नोट को प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 ईस्वी में 1000 नोट को पुनः प्रचलित किया गया। इसके बाद में तीसरी बार 8 नवंबर वर्ष 2016 ईस्वी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 500 तथा 1000 रुपये के नोट का विमुद्रीकरण किया गया तथा सरकार ने इनके लिए बदले में 500 और 2000 के नए नोट जारी किए। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 8 नवंबर वर्ष 2016 ईस्वी को विमुद्रीकरण के समय आरबीआई का गवर्नर उर्जित पटेल हुआ करते थे, जबकि 30 जून 2011 ईस्वी को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा और 25 पैसा के सिक्के को बंद किए गए थे। इसके बाद में बात करें तो विमुद्रीकरण जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श वाक्य जो है वो नरेंद्र मोदी का है। कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा यह बात कहा गया था कि विमुद्रीकरण जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित करेगा। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि 2000 रुपये के नोट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड मैसूर कर्नाटक में छपती है, जबकि वर्ष 1944 ईस्वी में रिजर्व बैंक ने नोटों में पहली बार सुरक्षा धागा एवं वाटर मार्क का प्रयोग किया। उसके बाद में वर्ष 1949 ईस्वी में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपये की मुद्रा में छापा गया था। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि 10,000 रुपये के नोट को सबसे पहले वर्ष 1938 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रचलित किया गया था, जबकि 2000 रुपये का पहला नोट जो है वर्ष 2016 ईस्वी में जारी किया गया था। इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपये तक के नोट तथा 1000 रुपये मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है। उसके बाद में बात करें तो विमुद्रीकरण पर प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ रहा था। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की स्थापना हुई थी 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, जिसका उद्देश्य रहा था विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना। कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसकी स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वह इसका उद्देश्य रहा था कि दोस्तों की विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे। इसके बाद में अगला पॉइंट है जो कि कह रहा है कि यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है वो है दोस्तों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ ज़मीन पर ये फैला हुआ है दोस्तों, और यह 39 मंजिल का एक इमारत है जिसके लिए भूमि जो है वो जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। इसके बाद में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि यूएनओ अर्थात संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना दिवस है वह 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जबकि यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 193 सदस्य हैं, जिसका 193वां सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। और भारत के बारे में बात करें तो भारत जो है वो यूएनओ का सदस्य 1945 ईस्वी में बना था, जबकि यूएनओ के संविधान चार्टर है जिसमें कि कुल मिलाकर के 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय है। इसके बाद में यूएनओ की अधिकृत भाषाओं के बारे में बात करें तो यूएनओ में 6 भाषाएं जो हैं वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें कि अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी और उसके बाद में अरबी, रूसी और स्पेनिश। ये 6 के 6 भाषा जो हैं वो अधिकृत भाषा हैं, जिसमें कि अंग्रेजी और फ्रेंच जो है वो कार्यकारी भाषाएं हैं। इसके बाद में यूएनओ के कार्यालय को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। जबकि बात करें हम लोग यूएनओ के बारे में तो यूएनओ की जो कार्यपालिका है उसको सुरक्षा परिषद कहा जाता है, जबकि व्यवस्थापिका जो है उसको महासभा कहते हैं। इसके बाद में सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं।
दोस्तों अस्थायी सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो जो सदस्य अस्थायी रूप से होते हैं उनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, जबकि सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनमें वे देश हैं दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस। कहने का मतलब है कि ये पाँचों के पाँचों देश जो हैं वो यूएनओ में अस्थायी सदस्य देश के रूप में है, और ये देश है दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। इसके बाद में सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद जो है वो दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। दोस्तों इसके बाद में सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर ही किया था, जबकि वीटो अस्थायी सदस्य को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। कहने का मतलब है कि वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है, और रूस ने ही सबसे अधिक बार वीटो पावर का उपयोग किया है। इसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के जो प्रमुख अंग होते हैं वे 6 अंग होते हैं, और यूएनओ की प्रथम बैठक की बात करें तो यूएनओ की प्रथम बैठक हुई थी 10 जनवरी वर्ष 1946 ईस्वी को, और ये कहाँ हुई थी दोस्तों, तो ये लंदन में ही हुई थी। जबकि महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है कि यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है, जबकि यूएनओ के प्रथम महासचिव की बात करें तो यूएनओ के प्रथम महासचिव थ्रिगवेली हुआ करते थे जो कि नॉर्वे के थे। उसके बाद में प्रथम एशियाई महासचिव की बात करें तो यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट जो कि बर्मा के रहने वाले थे वो बने हुए थे महासचिव। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान जो कि नौवा महासचिव की बात करें तो वह है एंटोनियो गुतरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। कहने का मतलब है कि एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वां और वर्तमान महासचिव हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल वर्ष 1946 ईस्वी को हेग नीदरलैंड में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वे रही थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो कि वर्ष 1953 ईस्वी में रही थी। यूएनए के सर्वप्रथम हिंदी में बात करें तो यूएनए में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले व्यक्ति रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारतीय थे। इसके बाद में यूएनओ दिवस की बात करें तो यूएनओ दिवस पर साधारण सभा ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बुलक्ष्मी वर्ष 1966 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। भारत में परमाणु कार्यक्रम के संदर्भ में बात करें तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 ईस्वी को हुई थी, जिसका प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हुआ करते थे। उसके बाद में भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के पिता के रूप में होमी जहांगीर भाभा को ही जाना जाता है। कहने का मतलब है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के पिता के रूप में होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, और जबकि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसके बाद में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है वो अगस्त 1954 ईस्वी में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम अर्थात NPCIL की स्थापना वर्ष 1987 ईस्वी में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना वर्ष 1983 ईस्वी में हुई, जबकि विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है वो रूस में स्थापित किया गया था। इसके बाद में देश का पहला परमाणु रिएक्टर जो है दोस्तों वो है अप्सरा, और इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों देश का पहला परमाणु रिएक्टर क्या है तो वो है दोस्तों अप्सरा, और अप्सरा की शुरुआत कब हुई थी तो इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 ईस्वी को हुई थी। अगला पॉइंट है कि भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई वर्ष 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था। इसके बाद में 24 वर्ष के बाद वर्ष 1998 ईस्वी में 11 मई को 3 दिन व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण भी किया गया। अगला पॉइंट है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को, कहने का मतलब है कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है दोस्तों तो वह है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल वर्ष 1975 ईस्वी को सोवियत संघ अर्थात रूस के कोस्मोड्रोम से ही प्रक्षेपित किया गया था। जबकि स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2A है, और उसको जुलाई 1992 ईस्वी में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अर्थात BARC
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी वर्ष 1954 ईस्वी को ट्राम्बे मुंबई में हुआ था, जिसका पूर्व नाम ऊर्जा संस्थान हुआ करता था। दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना वर्ष 1971 ईस्वी में कलपक्कम चेन्नई में हुआ था। जबकि साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल अर्थात D2O, जिसे कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, उसकी खोज HC यूरे ने वर्ष 1932 ईस्वी में किया था। दोस्तों भारी जल संयंत्र की स्थापना जो है वो भारत में पहली बार नांगल, जो कि पंजाब का क्षेत्र है, उसमें वर्ष 1962 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो कहाँ है दोस्तों, वह है खड़गवासला में, और खड़गवासला है दोस्तों महाराष्ट्र पुणे का क्षेत्र में। इसके बाद में भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी दोस्तों, कहाँ, दार्जिलिंग में, और ये कब हुई थी तो 1897 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में वर्ष 1897 ईस्वी में की गई थी। जबकि भारत और भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना का नाम है दोस्तों चूखा, और चूखा जो है वो वांगजू नदी पर स्थित है। इसके बाद में बात करें तो भारत का जो प्रथम आणविक केंद्र है वह दोस्तों तारापुर है। जबकि तारापुर परमाणु विद्युत घर जिसका निर्माण वर्ष 1972 ईस्वी में हुआ था, वह है महाराष्ट्र मुंबई में। जबकि राजस्थान परमाणु विद्युत घर की बात करें तो राजस्थान परमाणु विद्युत घर का निर्माण वर्ष 1972 ईस्वी में ही हुआ था, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये है राजस्थान के रावतभट्टा में। उसके बाद में नरौरा की बात करें तो नरौरा परमाणु विद्युत घर जो है उसका निर्माण किया गया था वर्ष 1991 ईस्वी में, और ये कहाँ अवस्थित है तो यह है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवस्थित है। कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरौरा परमाणु विद्युत घर अवस्थित है, जिसका निर्माण वर्ष 1991 ईस्वी में किया गया था। वहीं बात करें काकरापारा के बारे में तो काकरापारा परमाणु विद्युत घर जो है इसका निर्माण किया गया था वर्ष 1993 ईस्वी में, और यह गुजरात के सूरत में स्थित है। उसके बाद में रमन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये है दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है दोस्तों हम लोग का भारत के पंचवर्षीय योजनाएं। इसमें हम लोग भारत के पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस से प्रेरित है। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट जो है वो रूस से लिया गया है, अर्थात वो रूस से प्रेरित है, और योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है प्रदान करता है। और पहली योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना चली थी वर्ष 1951 से 1956 के बीच में, जो कि हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कि कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी दोस्तों, जिसे कि PC महालोनोबिस के मॉडल पर आधारित रखा गया था, या दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो PC महालोनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कि भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। इसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना के काल की बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का काल रहा था वर्ष 1956 से 1961 ईस्वी के दौरान, और इसके दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना की गई थी। जबकि तीसरी बात करें तो तीसरी योजना है दोस्तों वो है सैंडी, चक्रवाती और उसके बाद में महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कि आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। वहीं बात करें तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में ही हुई थी। इसके बाद में सर्वाधिक असफल योजना की बात करें तो सबसे अधिक असफल योजना तृतीय पंचवर्षीय योजना ही रहा था, जिसका काल रहा था दोस्तों वर्ष 1961 से 1966 ईस्वी तक। और इसका मुख्य कारण रहा था दोस्तों कि उसी दौरान भारत और चीन के बीच में वर्ष 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उसके बाद में फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ, और उसके बाद में फिर भयानक सूखा पड़ गया, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा जो तृतीय योजना रहा था दोस्तों वर्ष 1961 से 1966 अर्थात 5 वर्ष का जो काल रहा था वो पूर्ण रूप से असफल रहा। इसमें कोई भी प्रगति की कार्य नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे आपदाएं इसको ग्रसित कर लिया था। दोस्तों वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश की बात करें तो ये वर्ष 1966 से 1969 के दौरान रहा था, जिसमें कि हरित क्रांति प्रारंभ की गई थी। वहीं चतुर्थ योजना की बात करें तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रहा था, जिसका कार्यकाल रहा था वर्ष 1969 से 1974 ईस्वी तक। उसको गॉडगिल योजना अर्थात सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। और पांचवी योजना की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल रहा था वर्ष 1974 से 1978 ईस्वी तक, और इसका मॉडल DP धर ने तैयार किया था। दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है वो DP धर ने ही तैयार किया था, जो कि एक वर्ष पहले वर्ष 1978 ईस्वी में ही समाप्त हो गया था।
वहीं पंचवर्षीय योजना में बात करें तो पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। उसके बाद में अनवरत योजना का कार्यकाल रहा था दोस्तों वर्ष 1978 से 1980 ईस्वी तक। और इसे ही कहने का मतलब है कि अनवरत योजना को ही रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। और इसके जनक डॉक्टर गुन्नार मिर्डल व प्रणेता जो है वो प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। इसके बाद में बात करें दोस्तों तो IRDP, NREP, उसके बाद में ट्राइसेम अर्थात TRYSEM, उसके बाद में ड्वेकरा अर्थात DWACRA, उसके बाद में दोस्तों LREGP जैसे कार्यक्रम जो है वो छठी योजना या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई थी, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था वर्ष 1980 से लेकर के 1985 ईस्वी तक। वहीं सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो सातवीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा था दोस्तों 1985 से 1980 ईस्वी तक। उसके बाद में जवाहर रोजगार योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 28 अप्रैल 1989 ईस्वी को हुई थी। तथा इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करें तो इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत 1985-86 में हुई थी और इसका प्रारंभ जो है वो सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में ही हुआ था। जबकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग बात करें तो आठवीं पंचवर्षीय योजना जो है उसका कार्यकाल रहा था 1992 से 1997 ईस्वी तक और इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था मानव संसाधन का विकास करना। उसके बाद में बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना चला था 15 अगस्त वर्ष 1993 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई और यह आठवीं योजना के तहत ही हुई थी। उसके बाद में नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा था दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के साथ में आर्थिक विकास। जबकि 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा था दोस्तों वर्ष 2002 से लेकर के 2007 ईस्वी तक। और 10वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना रहा था दोस्तों, इसका अवधि रहा था वर्ष 2007 से 2012 ईस्वी तक। जबकि 12वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि रहा था वर्ष 2012 से 2017 ईस्वी तक। उसके बाद में बात करें तो 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था तीव्र संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में। यूटी जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें तो यह एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। इसका गठन अर्थात जम्मू कश्मीर का गठन हुआ था 31 अक्टूबर वर्ष 2019 ईस्वी को। और इसकी राजधानी की बात करें तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका 2 राजधानी है। एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो कि श्रीनगर में है और शीतकालीन राजधानी है दोस्तों जम्मू में। कहने का मतलब है कि जब ठंडी का मौसम होता है दोस्तों तो उस समय राजधानी बनाया जाता है जम्मू को, और जब गर्मी का मौसम होता है उस समय राजधानी बनाया जाता है श्रीनगर को। इसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्रफल है वह है दोस्तों 42,241 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या है 99.4 लाख। दोस्तों जम्मू कश्मीर की भाषा की बात करें तो यहाँ की राजकीय भाषा है उर्दू, डोगरी, कश्मीरी, हिंदी और अंग्रेजी। ये पाँचों के पाँच जो भाषा है दोस्तों ये यहाँ के राजकीय भाषा है। वही बात करें यहाँ की उच्च न्यायालय के बारे में तो जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है वह है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। जबकि इसकी सीमा की बात करें तो इसका सीमा है दोस्तों उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेकर के दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और फिर पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान तक इसकी सीमाएँ आती है। वहीं बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 22 जिले हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 22 जिले हैं जिसमें कि अनंतनाग, उसके बाद में बांदीपुरा, बारामूला, कुलगाम, उसके बाद में बड़गांव, डोडा, उसके बाद में दोस्तों अगला जिला है गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, उसके बाद में दोस्तों कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, उसके बाद में रियासी, राजौरी, सांबा, सोफिया, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद। ये सारे के सारे जो हैं दोस्तों वो जम्मू कश्मीर के जिले हैं। इसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर विधानसभा सदस्यों की बात करें तो विधानसभा सदस्यों की संख्या 114 है, जबकि यहाँ पर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है। और वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में लोकसभा के सदस्य के बारे में तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। दोस्तों जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा जिला है वह है दोस्तों किश्तवाड़ जिला, और यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल हुआ करते थे दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू। कहने का मतलब है कि यहाँ के प्रथम उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू।
इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है और वो दोनों राज्य है दोस्तों पाकिस्तान और हिमाचल प्रदेश। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा जो है वो मात्र और मात्र 2 राज्यों से ही लगती है, जो कि एक पंजाब से और दूसरा हिमाचल प्रदेश से लगती है। जबकि बात करें तो वो एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है और वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो इस तरीके से बात करें तो जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी सीमाएं जो है वो 2 राज्य से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। दोनों राज्य हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा जो है वो एक ही राज्य से लगती है और वह राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश से भी लगती है, वह है जम्मू कश्मीर। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जबकि इसके बाद में बात करें तो 31 अक्टूबर वर्ष 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बन गया और राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना जो है वो 26 अक्टूबर वर्ष 1947 ईस्वी को ही हुई थी। जबकि 17 अक्टूबर वर्ष 1949 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हो गया। इसके बाद में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था और वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त करने वाले राज्यों की कुल संख्या 10 है। इसके बाद में बात करें तो 5 अगस्त वर्ष 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा जो है वो समाप्त हो गया। और उसके बाद बात करें तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई वर्ष 1954 ईस्वी को लागू किया गया था और जम्मू कश्मीर का संविधान जो है वो 26 जनवरी वर्ष 1957 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को। अब अगला यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरीज की बात करें। यूनियन टेरिटरीज है दोस्तों दादरा और नगर हवेली। कहने का मतलब है कि दादर और नगर हवेली जो एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसके साथ में हम लोग दमन और दीव के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम जो है वो दादर और नागर हवेली और दमन और दीव हो चुका है और इसका स्थापना या इसकी प्रभावी की बात करें तो ये वर्ष 2020 ईस्वी में 26 जनवरी से ये प्रभावी हुआ था, जबकि इसकी राजधानी है दोस्तों दमन में। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो मात्र यहाँ का क्षेत्रफल है 603 वर्ग किलोमीटर, जबकि यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या दोस्तों 5,85,764 व्यक्ति और यहाँ पर मात्र 3 जिले हैं। जबकि यहाँ पे लोकसभा सीटें की बात करें तो लोकसभा सीट 2 है और इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत पड़ता है। कहने का मतलब है कि इसका उच्च न्यायालय है बॉम्बे उच्च न्यायालय। और यहाँ का जो प्रथम शासक था दोस्तों, यहाँ का प्रथम शासक था प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जबकि यहाँ की भाषा है कोंकणी, गुजराती और हिंदी। और दीव की बात करें तो दीव जो है मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है जबकि दमन की बात करें तो वो गुजरात राज्य के वलसाड जिले के नज़दीक स्थित है। इसके बाद में बात करें तो नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है और दादरा जो है वो चारों ओर से गुजरात से घिरा हुआ है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। वहीं दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव की बात करें तो इसकी बीच की दूरी मात्र 35 किलोमीटर की है, जबकि दमन और दीव के बीच में जो है दोस्तों वह है खंबात की खाड़ी और अरब सागर। कहने का मतलब है कि दमन और दीव के बीच में खंबात की खाड़ी और अरब सागर स्थित है। वर्ष 1979 से लेकर के वर्ष 1954 ईस्वी तक दादरा और नगर हवेली जो है वो पुर्तगालियों का अधीन रहा था और उसके बाद में वर्ष 1954 ईस्वी में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त वर्ष 1961 ईस्वी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि वर्ष 1779 से लेकर के 1954 ईस्वी तक दादरा और नगर हवेली जो है वो कभी पुर्तगालियों के अधीन में गुलाम हुआ करता था, अर्थात उसका उपनिवेश था। उसके बाद में दोस्तों पुर्तगालियों से ये स्वतंत्र हो गया वर्ष 1954 ईस्वी में और जब 1954 ईस्वी में ये स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद में वह 11 अगस्त और 1961 ईस्वी को ये भारत का केंद्र शासित क्षेत्र बन गया या केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 ईस्वी तक दमन और दीव जो है वो गुमा का हिस्सा बना रहा था। उसके बाद में 30 मई 1987 ईस्वी की बात करें तो 30 मई 1987 ईस्वी को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया तथा 97वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग होकर के दमन और दीव जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव के विलय के बारे में।
दोस्तों दो केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। ये कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे दोस्तों? दादरा और नगर हवेली ये एक केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद में दमन और दीव ये दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। और ये दोनों जो है वो उसका विलय के लिए या दोनों के विलय के हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों को आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और यह विधेयक जो है दोस्तों वो वर्ष 2019 ईस्वी में ही केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्णन रेड्डी के द्वारा संसद में पेश किया गया था। कहने का मतलब है कि वर्ष 2019 ईस्वी में केंद्रीय गृह मंत्री जी कृष्णन रेड्डी के द्वारा संसद में यह विधेयक पेश किया गया कि ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसको आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त कर दिया जाए या एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। उसके बाद में बात करें तो यह विधेयक जो है वो 27 नवंबर वर्ष 2019 ईस्वी को लोकसभा से और 3 दिसंबर वर्ष 2019 ईस्वी को राज्यसभा से पारित होना चाहिए। दोस्तों कोई भी विधेयक जब अधिनियम बनेगा तो उसे अधिनियम बनने के लिए ये सबको ज्ञात है कि उसे लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है। तो दोस्तों इस विधेयक को पारित करने के लिए 27 नवंबर 2019 ईस्वी को लोकसभा में ये पारित हो गया, और उसके बाद में 3 दिसंबर वर्ष 2019 ईस्वी को राज्यसभा से भी ये पारित हो गया, और फिर उसके बाद में ये जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विलय हो गया। इसके बाद में अगला पॉइंट कह रहा है कि 9 दिसंबर वर्ष 2019 ईस्वी को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही 26 जनवरी वर्ष 2020 ईस्वी से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। और बात करें तो विलय का मुख्य उद्देश्य रहा था दोस्तों न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले टॉपिक को। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, अर्थात यूटी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में बात करें तो 31 अक्टूबर वर्ष 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। दोस्तों वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में है, जबकि शीतकालीन राजधानी जम्मू में है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी की बात करें तो लद्दाख जो है वह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी लेह में है, जबकि जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है। इसके बाद में बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, पहले 6 वर्ष का हुआ करता था। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें होंगी, और जिसमें से 24 सीटें जो हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अब लद्दाख के बारे में कह रहा है कि लद्दाख में विधानसभा नहीं होंगी और एक उपराज्यपाल होगा जो कि शासन चलाएगा। दोस्तों लद्दाख जो है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है और इस प्रदेश में अर्थात लद्दाख में कोई भी विधानसभा नहीं रहेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। परंतु जब विधानसभा वहाँ नहीं रहेगा तो वहाँ का शासन कौन देखेगा? फिर वहाँ के शासन देखने के लिए एक उपराज्यपाल का नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर जी हैं। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा के लिए 4 सीटें निर्धारित की गई है। उसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीटें निर्धारित की गई है। वहीं बात करें तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर के 22 और लद्दाख में कुल मिलाकर के 2 जिले हैं। इस तरीके से लद्दाख के 2 जिले जो हैं दोस्तों वो हैं एक लेह और एक दूसरा है दोस्तों वो है कारगिल। कहने का मतलब है कि ये कारगिल और लेह ये दोनों के दोनों जिले जो हैं वो लद्दाख के जिले हैं, जबकि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों वह है किश्तवाड़ जिला। इसके बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है जो केंद्र शासित प्रदेश बना तो उसके बाद में सरकार ने 2 नवंबर वर्ष 2019 ईस्वी को नया मानचित्र भी अपना जारी कर दिया। इसके बाद बात करें तो नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर अर्थात POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लद्दाख में तथा POK के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो 2 राज्यों से
लगता है, और वे दोनों राज्य हैं दोस्तों पंजाब और हिमाचल प्रदेश। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी इसकी सीमा लगती है और वह केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का जो सीमा है वो 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। इसके बाद में बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा जो है वो एक ही राज्य से लगती है और वो राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश से भी अपना सीमा साझा करता है और वह है दोस्तों जम्मू कश्मीर। इसके बाद में अगले पॉइंट को देखें तो अगला पॉइंट कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का, या बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर जो है वो एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है वो 3 देशों जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। इसके बाद में बात करें तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है वह है दोस्तों लद्दाख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले पॉइंट को। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग का गठन जो है वो भारत के राष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए करता है एवं आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। इसके बाद में बात करें तो वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक या सलाहकारी निकाय है इसको मानने के लिए सरकार जो है वो बाध्य नहीं है। कहने का मतलब है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वित्त आयोग के हर एक सलाह को सरकार मान ही लेगी, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसलिए ये बोला गया है कि वित्त आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय तो है, एक सलाहकारी निकाय तो है, लेकिन इसके मानने के लिए सरकार जो है वो पूर्ण रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद में बात करें तो वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य के नियुक्त किए जाते हैं। जबकि वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होगा। उसके बाद में बात करें तो सदस्यों के लिए यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का एक अच्छा विशेषज्ञ हो या एक अच्छा जानकार हो या अच्छी जानकारी रखता हो। उसके बाद में बात करें तो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी इसको निर्धारित करने का अधिकार जो है वो केवल और केवल संसद को प्राप्त है। जबकि वित्त आयोग का मुख्य कार्य जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों के वितरण की हिस्सेदारी तय करना है। दोस्तों वित्त आयोग के बारे में बात करें तो वित्त आयोग जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कर वितरण का एक लेखा जोखा भी रखता है, जो कि प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद में बात करें तो केंद्र और राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय विवादों के निपटारे के लिए मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। कहने का मतलब है कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय विवाद कोई उलझता है तो उस उलझन को, उस विवाद को सुलझाने के लिए वित्त आयोग जो है वो आगे आएगा और वित्त विभाग ही उसे सुलझाएगा। दोस्तों प्रथम वित्त आयोग के गठन की बात करें तो प्रथम वित्त आयोग का गठन वर्ष 1951 ईस्वी में किया गया था। जबकि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के पद पे रहे थे दोस्तों केसी नियोगी, जिनका कार्यकाल वर्ष 1952 से लेकर के 1957 ईस्वी तक रहा था। वहीं बात करें वर्तमान समय में तो वर्तमान समय में 15वां वित्त आयोग जो है वो कार्यरत है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों NK सिंह। जबकि इसके पहले 14वें वित्त आयोग जिसका कार्यकाल रहा था 2015 से 2020 ईस्वी तक, उसका अध्यक्ष रहे थे दोस्तों YV रेड्डी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ें और बात करें अगले पॉइंट के बारे में तो कह रहा है कि 22 नवंबर वर्ष 2017 ईस्वी को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद NK सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव जो है दोस्तों वो है शक्तिकांत दास और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार हुआ करते थे दोस्तों अशोक लाहिड़ी। जबकि नीति आयोग के सदस्य हैं दोस्तों रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं अनूप सिंह और वे 15वें आयोग के सदस्य बनाए गए हैं। कहने का मतलब है कि ये सारे के सारे जो हैं वो 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं। और वे कौन कौन से सदस्य हैं दोस्तों? एक अनूप सिंह, उसके बाद में रमेश चंद्र और फिर उसके बाद में अशोक लाहिड़ी और अगला है दोस्तों शशिकांत दास। ये जो है दोस्तों ये चारों के चारों जो हैं वो सदस्य हैं। इसके बाद में बात करें तो
अगला पॉइंट कह रहा है कि वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें जो है वो 1 अप्रैल वर्ष 2020 ईस्वी से शुरू होकर के अगले 5 साल तक अर्थात वर्ष 2020 से 2025 ईस्वी तक की अवधि के लिए होगी। जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन की बात करें तो राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के तहत किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पॉइंट को। दोस्तों वित्त आयोग के बाद में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग जो है वो भारत सरकार के द्वारा 1 जनवरी वर्ष 2015 ईस्वी को गठित की गई एक नई संस्था है, जिसे कि पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था। कहने का मतलब है कि पहले योजना आयोग के नाम से जाने जाने वाली संस्था को 2015 से नीति आयोग कहा जाने लगा। इस तरीके से बात करें तो नीति आयोग जो है वो एक गैर संवैधानिक निकाय है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग जो है वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और नीति आयोग का पूर्ण रूप होता है दोस्तों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान और नीति का पूर्ण रूप होता है दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वहीं बात करें नीति आयोग के मुख्यालय के बारे में तो नीति आयोग का मुख्यालय है दोस्तों दिल्ली में, जबकि नीति आयोग जो है वो भारत सरकार का थिंक टैंक कही जाती है। वहीं नीति आयोग की योजना की बात करें तो नीति आयोग योजना आयोग की तरह कई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। उसके बाद में नीति आयोग का जो प्राथमिक कार्य है वह है दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना और या सलाह देने का है, ताकि सरकार जो है वो ऐसी योजना का निर्माण करे जो कि लोगों के हित में हो, और यही काम है दोस्तों नीति आयोग का। इसके बाद में आयोग के लिए बात करें तो नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य भी रखे गए हैं। और नीति आयोग की संरचना के बारे में बात करें तो नीति आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, उसके बाद में उपाध्यक्ष, CEO, पूर्णकालिक सदस्य, उसके बाद में पदेन सदस्य, उसके बाद में शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होते हैं और इन सभी से मिलकर ही एक नीति आयोग की संरचना होती है या गठन होती है। इसके बाद में बात करें तो पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या जो है वो 5 होती है, जिन्हें कि राज्य वित्त मंत्री के बराबर दर्जा प्रदान किया जाता है या राज्य वित्त मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। दोस्तों पदेन सदस्य की बात करें तो पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होते हैं। उसके बाद में दोस्तों शासी परिषद के बारे में बात करें तो शासी परिषद या गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक शामिल होते हैं, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो वर्तमान समय में वहीं अभी प्रधानमंत्री के पद पे कार्यरत हैं। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है, तो वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री करता है। कहने का मतलब है कि नीति आयोग का अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता ही है, लेकिन जब बारी आती है उपाध्यक्ष की नियुक्ति की तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान होता है। इसके बाद में CEO की बात करें तो CEO जो है वो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसे कि निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, जबकि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और प्रथम CEO की बात करें तो प्रथम CEO है दोस्तों सिंधुश्री खुल्लर। उसके बाद में नीति आयोग के जो क्रियान्वयन का दायित्व है वो है दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर। कहने का मतलब है कि नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर ही होता है। उसके बाद में बात करें तो योजनाओं को अंतिम स्वीकृति या अनुमोदन जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात NDC करता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले टॉपिक को। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में अर्थात GST के बारे में। इसके बारे में बात करें तो विश्व में GST जो है वो सर्वप्रथम फ्रांस में वर्ष 1954 ईस्वी में लागू हुआ था। उसके बाद में भारत में बात करें तो भारत में GST जो है वो 1 जुलाई वर्ष 2017 ईस्वी से लागू किया गया, जो कि कनाडा देश के मॉडल पर आधारित था। दोस्तों 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है और GST का पूर्ण रूप होता है या उसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अर्थात वस्तु एवं सेवा कर। दोस्तों GST के लिए बात करें तो GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था
और जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल मिलाकर के 336 वोट पड़े हुए थे, जबकि विपक्ष में कुल मिलाकर के 11 वोट ही पड़े हुए थे। और लोकसभा के द्वारा जीएसटी बिल जो है वो 3 अगस्त वर्ष 2016 ईस्वी में तथा राज्यपाल के द्वारा जीएसटी बिल जो है वो 8 अगस्त 2016 ईस्वी को पास किया गया था। वहीं जीएसटी बिल की बात करें तो जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर वर्ष 2016 ईस्वी को दी थी, जबकि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 की बात करें तो इसके द्वारा अर्थात 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा ही भारत में जीएसटी को लागू किया गया। और जीएसटी जो है वो एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। इसके बाद बात करें तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव जो है वो विजय केलकर समिति ने ही दिया था। प्रश्न ये पूछ दिया जा सकता है दोस्तों कि किस समिति के सुझाव पर भारत में जीएसटी लागू किया गया। दोस्तों वो समिति था विजय केलकर समिति, और विजय केलकर समिति के कहने पर ही या उसके सुझाव पर या उसके सिफारिश पर ही भारत में जीएसटी लागू किया गया। जबकि सबसे पहले या सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों असीम दास गुप्ता। जबकि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अमिताभ बच्चन हैं। और उसके बाद में जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित करने वाले राज्य की बात करें तो जीएसटी बिल को सबसे पहले या सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य था दोस्तों असम, जो कि 12 अगस्त 2016 ईस्वी को ही यह कारनामा कर दिया। उसके बाद में जीएसटी के अंतर्गत कितने कर होंगे इसके बारे में बात करें तो जीएसटी के अंदर 17 अप्रत्यक्ष कर होंगे, जबकि 23 जो है वो अधिभार अर्थात शेष को शामिल किया गया है। दोस्तों जीएसटी संख्या में कुल मिलाकर के 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई जो दरें हैं वे 4 प्रकार की दरें हैं। और वो दर है दोस्तों 5% की, 12%, 18% और 28% की दरें। ये 4 प्रकार की दरें जो हैं वो सुनिश्चित की गई हैं। और जीएसटी परिषद जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं, इसकी स्थापना जो है वो 12 सितंबर वर्ष 2016 ईस्वी को की गई थी। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। कहने का मतलब है कि जीएसटी का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है तो दोस्तों वो होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A, और इसी अनुच्छेद के अनुसार ही या तहत ही जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। दोस्तों जीएसटी परिषद की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में, जबकि जीएसटी परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है, जिसमें कि सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या 33 है। कहने का मतलब है कि जीएसटी परिषद में कुल मिलाकर के 33 सदस्य शामिल हैं और इसका मुख्यालय अर्थात जीएसटी परिषद का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। जीएसटी को भी 3 भागों में बांटा गया है और वे 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों तो वे हैं CGST, उसके बाद में SGST और फिर उसके बाद में IGST। SGST की बात करें तो यह दोस्तों राज्य सरकार लगाती है अर्थात स्टेट GST। उसके बाद में CGST की बात करें तो ये केंद्र सरकार लगाती है अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाने वाली GST है, जिसे कि CGST कहते हैं अर्थात ये केंद्र सरकार के द्वारा लगती है। जबकि IGST के पूर्ण रूप की बात करें तो IGST का पूर्ण रूप होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद में बात करें तो शराब पेट्रोलियम वस्तुएं, उसके बाद में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। और जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष के लिए कारावास का भी प्रावधान किया गया है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जीएसटी चोरी करेगा उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत 5 वर्ष की कारावास दिया जाएगा या 5 वर्ष के कारावास का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। दोस्तों राज्यों को जीएसटी से होने वाले नुकसान की बात करें तो राज्यों को जो जीएसटी से नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है वो केंद्र सरकार 5 वर्षों तक करेगी या 5 वर्षों तक की जाएगी। इसके बाद बात करें तो भारत जो है वो जीएसटी लागू करने वाला पूरे विश्व का 161वां देश है। इसके पहले भारत के पहले पूरे विश्व में 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है या हो चुका था। उसके बाद में 161वां देश बना है दोस्तों भारत, जो कि अपने देश में भी जीएसटी लागू किया है। इसके बाद हम लोग दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही अपने सेशन को यहीं पे स्थगित करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में अगले दिन एक नए सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।